नमस्कार। आज बात करेंगे दिल्ली सल्तनत की। 320 साल लंबा एक ऐसा दौर जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही नहीं, उसकी पहचान भी हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए इस कहानी को जरा करीब से समझते हैं। तो सवाल ये है कि 320 साल और 5 अलग-अलग राजवंशों वाला ये जबरदस्त साम्राज्य आखिर कैसे बना? और इससे भी बड़ा सवाल, ये ताश के पत्तों की तरह ढह कैसे गया? आइए जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1206 से। मोहम्मद गौरी की जीत के बाद दिल्ली की गद्दी कह सकते हैं एक तरह से खाली हो गई थी, एक पावर वैक्यूम बन गया था। और इस मौके को भुनाया गुलाम या मामलूक वंश ने। देखिए, नींव रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गौरी का ही एक गुलाम था। फिर इल्तुतमिश ने सल्तनत को मजबूती दी, और उसके बाद आया बलबन, जिसने एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी को इतना कस दिया कि सल्तनत सच में एक बड़ी ताकत बनकर उभरी। अब सोचिए, इतना बड़ा साम्राज्य, इसे कंट्रोल कैसे किया जाए? तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे कहते थे इक्ता प्रणाली। ये समझिए कि ये सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेटिव रीढ़ की हड्डी थी। मतलब सुल्तान अपने कमांडरों को जमीन देते थे और बदले में वो कमांडर वहां से टैक्स वसूलते और फौज मेंटेन करते थे। बड़ा स्मार्ट सिस्टम था। 13वीं सदी के खत्म होते होते सल्तनत अपने सबसे ताकतवर दौर में दाखिल हुई, और ये दौर था एक नए और बहुत ही महत्वाकांक्षी वंश का, खिलजी वंश। और खिलजी वंश का नाम लेते ही जहन में एक ही नाम आता है, अलाउद्दीन खिलजी। एक ऐसा सुल्तान जो कमाल का मिलिट्री जीनियस तो था ही, लेकिन उतना ही बेरहम एडमिनिस्ट्रेटर भी था। उसी के राज में सल्तनत का साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा। देखिए, खिलजी की नज़र सिर्फ दिल्ली पर नहीं थी, उसकी नज़र थी पूरे हिंदुस्तान पर। उसने अपने सबसे भरोसेमंद जनरल मलिक काफूर को दक्षिण की तरफ भेजा, और काफूर ने क्या किया? गुजरात, देवगिरी, वारंगल, मदुरै, एक के बाद एक राज्यों को या तो जीत लिया या झुका दिया। और सोचिए, वारंगल से तो उसे कोहे नूर हीरा भी मिला। ये पहली बार था जब दिल्ली की सल्तनत का दबदबा सुदूर दक्षिण तक महसूस किया गया। लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी फौज, इतने सारे युद्ध, पैसा कहाँ से आ रहा था? यहीं पर खिलजी का दिमाग चला। उसने इकॉनमी पर ऐसा कंट्रोल किया कि सब हैरान रह गए। उसने बाजार की हर चीज का दाम फिक्स कर दिया। जमीन पर टैक्स सीधा 50%, और वो भी कैश में। और हाँ, अगर किसी ने जमाखोरी या काला बाजारी की कोशिश की तो सजा बहुत भयानक थी। मतलब सोच कर देखिए, सुल्तान तय कर रहा था कि बाजार में अनाज किस भाव बिकेगा और घोड़े की कीमत क्या होगी। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर इतना ज्यादा कंट्रोल शायद ही पहले किसी बादशाह ने किया हो। ये उसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत था। लेकिन कहते हैं ना, जब आप चोटी पर होते हैं तो वहां से रास्ता सिर्फ नीचे की ओर जाता है। सल्तनत की जबरदस्त ताकत में ही उसके पतन के बीज छुपे थे, और ये बीज अंकुरित हुए अगले वंश यानी तुगलक वंश के दौर में। अब मोहम्मद बिन तुगलक की बात करते हैं। वो अपने वक्त का बहुत ही पढ़ा लिखा और विजनरी सुल्तान था, लेकिन उसके आइडियाज जितने बड़े थे उतने ही डिजास्ट्रस साबित हुए। जैसे पूरी दिल्ली को उठाकर दौलताबाद ले जाने का फैसला, या फिर टोकन करेंसी चलाना, जिसके चलते घर घर में नकली सिक्के बनने लगे। ये फैसले सुनने में तो बड़े ग्रैंड लगते थे, लेकिन असल में इन्होंने सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया। उसकी नीतियों से लोग इतने परेशान हो गए थे कि इतिहासकार अल-बदायूनी ने उसकी मौत पर लिखा, आज सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से छुटकारा मिल गया। सोचिए, ये लाइनें ही उस दौर के दर्द को बयां करने के लिए काफी हैं। तुगलक के बाद तो सल्तनत के बिखरने का सिलसिला ही शुरू हो गया। एक के बाद एक विद्रोह होने लगे, एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो रहा था, और उसके बाद के सुल्तान भी कमजोर निकले। नतीजा, बंगाल जैसा अमीर सूबा हाथ से निकल गया, और दक्षिण में तो विजयनगर और बहमनी नाम के दो बड़े साम्राज्य खड़े हो गए, जो फिर कभी सल्तनत के हाथ नहीं आए। अब फिर आया साल 1398। ये वो साल था जिसने दिल्ली सल्तनत की ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। इस साल तैमूर लंग ने दिल्ली पर हमला किया। उसने दिल्ली को इस बेरहमी से लूटा और तबाह किया कि सल्तनत की बची खुची इज्जत और ताकत भी मिट्टी में मिल गई। दिल्ली बस अपनी पुरानी शान की एक परछाई बनकर रह गई।
तैमूर के हमले के बाद जो सल्तनत बची वो नाम की ही सल्तनत थी। उसके बाद सैयद और फिर लोदी वंश आए। उन्होंने कोशिश तो बहुत की कि पुरानी शान लौटाए, लेकिन ये एक टूटे और बिखरे हुए साम्राज्य को जोड़ने की नाकाम कोशिश ही साबित हुई। और फिर साल 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। एक तरफ था इब्राहिम लोदी और दूसरी तरफ था बाबर, अपनी नई तोपों के साथ। नतीजा 320 साल पुरानी दिल्ली सल्तनत का हमेशा हमेशा के लिए अंत हो गया। तो सल्तनत तो खत्म हो गई, लेकिन क्या उसकी कहानी भी खत्म हो गई? नहीं, क्योंकि भले ही ये साम्राज्य राजनैतिक तौर पर खत्म हो गया हो, लेकिन हिंदुस्तान पर इसका असर इतना गहरा था जो आज तक महसूस किया जाता है। तो चलिए इसकी विरासत को समझते हैं। सल्तनत की कहानी में एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ ये राजनीतिक तौर पर नाकाम रही, एम्बिशन, विद्रोह और हमलों की वजह से टूट गई। लेकिन दूसरी तरफ इसने एक ऐसी सांस्कृतिक और प्रशासनिक नींव रखी जिस पर आगे चलकर मुगल साम्राज्य की शानदार इमारत खड़ी हुई। इसका असर हमें हर जगह दिखता है, कुतुब मीनार जैसी शानदार इमारतों में, एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू के उन तरीकों में जिन्हें बाद में भी अपनाया गया, फारसी भाषा और नए तरह के संगीत में, और तो और समाज में भी एक नए रूलिंग क्लास का उदय हुआ। मतलब सल्तनत की विरासत हमारे इतिहास का एक अटूट हिस्सा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या दिल्ली सल्तनत को सिर्फ एक राजनैतिक नाकामी के तौर पर देखा जाना चाहिए, या फिर उसकी असली जीत उसकी उस सांस्कृतिक विरासत में है जो उसने हमेशा के लिए हिंदुस्तान को दे दी? शायद सल्तनत का मकसद हमेशा तक हुकूमत करना था ही नहीं, बल्कि भारत को हमेशा के लिए बदलना था।